20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल की ये हालत ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ भारी बवाल हुआ था। टूटे हुए कांच के टुकड़े और अफरा तफरी के इस माहौल से अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि एमबीएस अस्पताल में हंगामा गुड्डी उर्फ बुद्धि नाम की एक महिला की मौत के बाद शुरू हुआ। गुड्डी को बूंदी से रेफर कर एमबीएस अस्पताल लाया गया था। डेंगू शॉक सिंड्रोम के चलते उसकी हालत गंभीर थी और इस वजह से उसे आईसीयू में शिफ्ट करवाया गया था, लेकिन गुरुवार की शाम को उसकी तबीयत खराब हो गई। इसके कुछ समय बाद उसकी मौत भी हो गई। गुड्डी की मौत के बाद उसके परिजन बिफर उठे और उन्होंने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए आईसीयू में लगे गेट का कांच तोड़ दिया और कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। इस मारपीट के दौरान सुरक्षा कर्मियों को भी चोट लगी और फिर हंगामे को देखते हुए नयापुरा थाना पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। साथ ही सीआई और डीएसपी समेत कई पुलिस अधिकारी भी गुरुवार की देर रात को मौके पर पहुंच गए और मामले की जानकारी ली। ये बस एक ट्रेलर से इस कदर टकराई कि इसमें बैठे यात्रियों में 6 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए और इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर यह बस जयपुर की तरफ जा रही थी, तभी अमोली टोल प्लाजा के पास ये सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। इस टक्कर में बस के पीछे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और इस हादसे में यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जख्मी हुए लोगों में 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 4 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस बस के ड्राइवर ने सड़क किनारे खड़े ट्रेलर को पहले तो टक्कर मारी और फिर उसने बस को भगाने की भी कोशिश की। हालांकि कुछ ही देर बाद बस ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे घायलों को इलाज के लिए अस्पताल हलेना लेकर आए। घायलों में से एक व्यक्ति की अस्पताल हलेना में मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति को इलाज के लिए आरबीएम भरतपुर रवाना किया गया था, जिसकी भरतपुर अस्पताल में दौरान इलाज डेथ हो गई। 3 व्यक्तियों के सामान्य चोटें हैं, जिनका उपचार चल रहा है। लाल रंग की टी शर्ट और जीन्स में खड़े शख्स के चेहरे और उम्र पर मत जाइएगा, क्योंकि इसकी जितनी उम्र है उससे करीब करीब 1.5 गुना ज्यादा केस इसके ऊपर दर्ज है। साथ ही ये 5000 का इनामी भी है। 5000 के जिस इनामी बदमाश को कोटा की नयापुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसका नाम सुरजीत सिंह है और वो कोटा के टॉप 10 बदमाशों में शुमार है और महज 40 साल की उम्र में ही इसके ऊपर 55 से ज्यादा केस दर्ज है। बताया जा रहा है कि पिछले 30 सालों के दौरान सुरजीत सिंह के खिलाफ कोटा के अलग अलग थानों में 55 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। इस साल भी 10 जुलाई को मुक्ति मार्ग निवासी सरोज शर्मा ने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसने उनके बेटे के साथ मारपीट की है और जान से मारने की धमकी दी है। इस केस के बाद पुलिस ने सुरजीत सिंह को पकड़ने के लिए खास प्लान बनाया और फिर बदाना बाईपास चौराहे के पास से सुरजीत सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में मुंह लटकाए खड़े इस शख्स पर लगे आरोप इतने गंभीर हैं कि आप भी चौंक उठेंगे। राकेश उर्फ पिंटू कोटपुतली के शाहरपुरा के केरली गांव का रहने वाला है और इसे शाहपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि राकेश पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग लड़की का पहले तो अपहरण किया और फिर उसके साथ महापाप किया। पुलिस ने कुछ दिन पहले नाबालिग लड़की को तो ढूंढ निकाला था, लेकिन आरोपी तभी से फरार था। लेकिन शाहपुरा पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाकर मोबाइल सर्विलांस के जरिए राकेश को गिरफ्तार कर लिया है। परिवादी ने अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें परिवादी ने नामजद रिपोर्ट दी थी कि उनकी नाबालिग पुत्री का अपहरण किया गया है। इसके पश्चात जो अपहर्ता है उनको दस्तयाब किया गया और अनुसंधान के दौरान ही ये जो प्रकरण है कि इसमें सामूहिक बलात्कार की धाराएं ऐड की गई और इसमें अनुसंधान के पश्चात राकेश जाट उर्फ पिंटू निवासी केरली, इसको गिरफ्तार किया गया है। मरुधरा के दक्षिणी हिस्से में बारिश का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार को उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई। सर्वाधिक बारिश बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में 136 मिलीमीटर दर्ज की गई। वहीं डबोक में 23.8, चित्तौड़गढ़ में 30, भीलवाड़ा में 7, बाड़मेर में 3.5, अलवर में 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई है।
सड़कों पर सैलाब की ये तस्वीरें अजमेर की हैं, जहां शुक्रवार की सुबह झमाझम बारिश हुई। इस बारिश की वजह से मौसम तो सुहावना हुआ ही, कुछ देर के लिए सड़कों पर सैलाब भी आ गया। हालांकि इस सैलाब की वजह से लोग परेशान होने की बजाय खुश ही नजर आए। उधर पोखरण में भी गणेश चतुर्थी के मौके पर जमकर बारिश हुई है। इस बारिश की वजह से पोखरण के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों तक दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में भी ऐसी ही बारिश होने की संभावना है। ये मेहुल है और इसके हाथ में एक खास बैसाखी है। ये बैसाखी इतनी खास है कि इसे बनाने की वजह से मेहुल को न केवल इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बल्कि उसे जापान जाने का भी मौका मिलने वाला है। झुंझुनू के कला पहाड़ी के रहने वाले मेहुल ने दिव्यांग लोगों के लिए जो बैसाखी बनाई है, उसमें छाता, मोबाइल ग्रिपर, टॉर्च, पावर बैंक जैसी सुविधा है। और इन सुविधाओं की वजह से उन दिव्यांग लोगों को बहुत फायदा होने वाला है जो बैसाखी लेकर चलते हैं। बैसाखी के इस मॉडल की वजह से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड के लिए मेहुल का चयन किया है। मेहुल झुंझुनू के डुंडलोद पब्लिक स्कूल का छात्र है। खास बात यह है कि मेहुल उन बाल वैज्ञानिकों में शामिल है जिसे जापान जाने का मौका मिलने वाला है। मेहुल का कहना है कि उसे इस बैसाखी का आइडिया उस वक्त आया था जब उसने स्टेशन पर एक दिव्यांग को बारिश में भीगते हुए देखा था। मैं एक बार सुबह पापा के साथ घूमने जा रही हूँ, जना रास्ता में बारिश आ गई, जहाँ मैं तो साइड में रुक गया और एक आदमी रोड क्रॉस कर रहे हो, जना वो अपाई जो और बेका दोनों हाथ रुकेड़ा अगर भी छात तो ही वो खोल कौन पाता जना वो भीग तो क्रॉस कर रहे हो बेन जना। फिर मैं सोचो, फिर ढूंढियो कि अगर कुछ आएगी चीज़ है, फिर मन मिलियो कि कुछ चीज़ है को नहीं। परमाणु नगरी पोखरण के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक और गौरवमयी रहा। वीरों के इस शहर में सत्यमेव जयते चौक का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज का भी लोकार्पण किया गया। सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज के लोकार्पण के लिए आयोजित कार्यक्रम में बीएसएफ के जाबाज और पोखरण के आम लोग तो रहे ही, साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सालेह मोहम्मद भी मौजूद रहे। देश की सीमाओं की हिफाजत करने वाले सैनिकों की मौजूदगी में कैबिनेट मंत्री ने सेना के शौर्य, संयम और शक्ति को नमन किया। शक्ति स्थल के पास आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में बीएसएफ की साइकिल रैली का भी फूल बरसाकर शानदार स्वागत किया गया। मैं समझता हूँ सीमावर्ती इलाकों में एक देशभक्ति का संदेश देने के लिए हमने ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, एक मैसेज आएगा पूरी दुनिया के अंदर। हम लोगों ने मिशन उठाया है देश के लिए, ग्रीन इंडिया, फिट इंडिया, क्लीन इंडिया। वो संदेश गांव-गांव को हम देते हुए जा रहे हैं और युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि देश की सुरक्षा में अपना सहयोग दें। भरतपुर में गणेश चतुर्थी के मौके पर सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शुक्रवार की सुबह होते ही हजारों की संख्या में भक्त लाइन लगाकर सिद्धि विनायक गणेश जी के दर्शन करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करने लगे थे। भक्तों के इस कदर भीड़ की वजह से सरकार की ओर से जारी की गई कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई। वैसे मंदिर प्रशासन की ओर से पूरी तरह से गाइडलाइन की पालना करने के इंतजाम किए गए और भक्त भी मंदिर के अंदर तय नियम के हिसाब से बप्पा के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन मंदिर प्रांगण के बाहर वो कोरोना नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जानते हैं कोरोना है, पर कोरोना के बावजूद भक्ति आस्था की वजह से ये पूरा भीड़ आप देख पा रहे हैं। और मेरा कहना ये है कि भक्ति आस्था अपनी जगह सही है, पर कोरोना की गाइडलाइन लगाए रखनी चाहिए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा रहनी चाहिए। गुरुवार को जैसलमेर में भारत पाक बॉर्डर पर हाईवे पर रनवे के उद्घाटन समारोह के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स को मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM की पहली यूनिट सौंप दी। खास बात यह है कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को जैसलमेर में वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। ये मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। इस सिस्टम में एडवांस रडार, कमांड एंड कंट्रोल, मोबाइल लॉन्चर और रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर के साथ इंटरसेप्टर भी है। आपको बता दें कि इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और इजराइल की IAI ने मिलकर तैयार किया है। इसमें भारत और इजराइल की अन्य डिफेंस कंपनियां भी शामिल हैं। MRSAM को भारत की तीनों सेनाओं और इजराइल की डिफेंस फोर्स इस्तेमाल करेगी। इसकी मारक क्षमता जबरदस्त है, 70 किलोमीटर तक की मार कर सकती है और पहली फायरिंग यूनिट जैसलमेर में इस वक्त जो है तैनात की गई है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें।
अफगानिस्तान में लगातार बदलती परिस्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुरुवार को ब्रिक्स देशों के प्रमुखों की बैठक हुई। इस बैठक में भारत समेत रूस, चीन, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और भारत के नेताओं ने कई विषयों पर चर्चा की, जिसमें आतंकवाद की चुनौती और अफगानिस्तान के बदलते हालात का क्षेत्र में पड़ने वाले असर पर भी बात हुई। इस दौरान सभी देशों ने भारत की ओर से जताई गई आतंकवाद पर चिंता का समर्थन किया और एकजुट होकर काम करने की बात भी कही। भारत ने इस दौरान अपने बयान में बिना नाम लिए पाकिस्तान पर सीधा हमला किया और भारत की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अत्यंत चिंता का विषय है। इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को वहां की सरकार का समर्थन हासिल है, जो कि क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के लिए हानिकारक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि हम में से कोई नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में एक ऐसी जगह बने जो आतंकवाद और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे। केरल में निपाह वायरस के बढ़ते प्रकोप के बाद पड़ोसी राज्य तमिलनाडु का हेल्थ डिपार्टमेंट भी अलर्ट मोड पर आ गया है। निपाह वायरस पीड़ित लोगों के इलाज के लिए मदुरई के गवर्नमेंट राजाजी हॉस्पिटल में 25 बेडों का एक खास वार्ड भी बनाया गया है, जहां तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस वक्त मदुरई में निपाह वायरस का कोई केस नहीं है, लेकिन केरल के हालात देखकर तमिलनाडु सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मदुरई में कोरोना वायरस इस वक्त कंट्रोल में है और यहां 50 से भी कम एक्टिव केस हैं। लिहाजा डॉक्टरों को ये अलर्ट जारी किया गया है कि वो निपाह वायरस को लेकर तैयार रहें। आपको बता दें कि निपाह वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए कुछ दवाइयां और पैलिएटिव केयर है। इस वायरस की इंक्यूबेशन अवधि 5 से 14 दिनों तक होती है, जिसके बाद इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सामान्य लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, बेहोशी और मितली शामिल होती है। कुछ मामलों में व्यक्ति को गले में कुछ फंसने का अनुभव, पेट दर्द, उल्टी, थकान और नजर का धुंधलापन महसूस हो सकता है। लक्षण शुरू होने के 2 दिन बाद पीड़ित के कोमा में जाने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं इंसेफेलाइटिस के संक्रमण की भी संभावना रहती है, जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऐसे में इस तरह की तैयारी लाजमी है ताकि कोरोना की तरह निपाह वायरस भी आउट ऑफ कंट्रोल न हो जाए। हैदराबाद में गुरुवार को ड्रोन के जरिए कोरोना वैक्सीन को अस्पतालों तक पहुंचाने का ट्रायल किया गया। मेडिसिन फ्रॉम स्काई नाम के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत शनिवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बताया गया है कि देश में ऐसा पहली बार होगा जब ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुंचाई जाएगी और उसी का ड्राई रन हैदराबाद में हुआ है। इस ड्राई रन का बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि ड्रोन के जरिए वैक्सीन को कैसे टीकाकरण सेंटर तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 500 मीटर की दूरी तय की गई ताकि ड्रोन की सुरक्षित लैंडिंग पर नजर रखी जा सके। आपको बता दें कि हैदराबाद के पास विकाराबाद में ये ट्रायल किया गया, जिसमें ड्रोन को उड़ाकर ये देखा गया कि उससे कितनी मदद मिल सकेगी। वीडियो में ये भी बताया गया कि ड्रोन अपने साथ कितना वजन लेकर उड़ सकेगा। By government limitation, I think we can only fly a drone which has a maximum weight plus payload up to 25. इन ड्रोन के जरिए पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों तक भी वैक्सीन को पहुंचाने में आसानी होगी, जिससे वहां रहने वाले लोगों को जल्द टीके लगाए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाढ़ से जूझ रहे इलाकों में फंसे लोगों के सामने रहने और खाने का संकट गहरा गया है। हालांकि अब राप्ती और आमी नदी का जलस्तर घटने लगा है, लेकिन बाढ़ से परेशान इन लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी अभी भी कम नहीं हुआ। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग बाढ़ के पानी से बचने के लिए अपने मकानों की छत पर शरण लिए नजर आए, तो कुछ ने बचने के लिए सड़क किनारे ही परिवार के साथ डेरा जमा लिया। वहां कई ऐसे परिवार भी दिखे जिन्होंने सिर ढकने के लिए जुगाड़ की चीजों से अपना आशियाना तैयार किया, साथ ही अपनी गाय भैंसों को भी वहीं बांध लिया। इन परिवारों ने बताया कि जो खाने पीने का राशन वो अपने साथ लाए थे वो अब खत्म होने लगा है। बाढ़ आ गया है, 20 दिन से ऊपर हो गया है, हमारे जानवर का रहने के लिए जगह ही नहीं है। कुछ दिनों पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया था और बाढ़ प्रभावितों की मदद के निर्देश प्रशासन को दिए थे, लेकिन कुछ लोगों ने सरकारी मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया। कोई ठेकान नहीं, कोई पूछता नहीं है। यहाँ बनने पे आके गोरू बछरू लेके अपन कमाने खाने के कोई पूछ नहीं रहा। इन इलाकों में बाढ़ का पानी कम नहीं होने की वजह से लोगों को आने जाने में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां कुछ दबंगों ने पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने उन लोगों से पेट्रोल के पैसे मांग लिए थे। जो वीडियो सामने आया है उसमें 3 लोग मिलकर एक शख्स पर जमकर थप्पड़ बरसाते नजर आए।
इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल सवार दबंग पेट्रोल भरवाने के बाद पेट्रोल पंप कर्मी से बदतमीजी करने लगे। इसके बाद उनमें से एक शख्स ने अपने कंधे से बैग उतारा और उसे धमकाने लगा। इसके बाद उस लड़के ने जैसे ही दबंग का हाथ हटाया वो गुस्से में आ गया। इसके बाद उसके साथी ने पंप कर्मी को पीछे से तमाचा जड़ दिया और फिर दोनों मिलकर उसे बुरी तरह पीटने लगे। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। इन लोगों ने लड़के को पूरे पेट्रोल पंप पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बताया गया है कि आरोपी प्रिंस राज श्रीवास्तव बजरंग दल से जुड़ा है और उसके खिलाफ पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन अपने रसूख की वजह से वो हर बार बच गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में गुरुवार की शाम बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। इस मशाल जुलूस का आयोजन बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उन आरोपों के बाद किया गया जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीपीआईएम और 2 अखबारों के दफ्तरों पर हमला किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इन्हीं आरोपों के खिलाफ विरोध मार्च निकाला और ये बताने की कोशिश की है कि इनका उन हमलों से कोई लेना देना नहीं है और उल्टे सीपीआईएम के लोगों ने ही उनके साथ मारपीट की है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ खोया है। आज जो सरकार हम लोग देख रहे हैं ना, उसके पीछे बहुतों का बलिदान है। चांदमोहन त्रिपुरा से लेकर निशिकांत चकमा से लेकर अमूल्य देव से लेकर गौहरहरि मलसूम से लेकर हम लोगों ने खोया है। वो जो दर्द है ना खोने का, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पता है खोने का दर्द क्या होता है। पर आज तक मानिक सरकार बोले ना, मैं बोल रही हूँ, उनको मैं चैलेंज कर रही हूँ। पूरे देश के साथ साथ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी भगवान गणेश की पूजा धूमधाम से की जा रही है। कोरोना की वजह से इस बार पूजा के दौरान पंडालों में लोगों की भीड़ तो कम नजर आ रही है, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं है। अगरतला में 10 दिनों तक चलने वाले गणेश पूजा के दौरान रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें लड़कियों ने पारंपरिक परिधान पहनकर पारंपरिक संगीत पर खूब नृत्य किया। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बार फिर सैकड़ों लोगों ने तालिबान की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। खास बात यह है कि इस बार काबुल में तालिबान की सत्ता को चुनौती देने का जिम्मा कुछ महिलाओं ने उठाया और उन्हीं की अगुवाई में सैकड़ों लोग काबुल की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों को कुछ ही दूरी पर तालिबान के हथियारबंद आतंकियों ने रोक लिया और उन्हें गोलियां मारने की धमकी देने लगे। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही महिलाएं भी बंदूकों के आगे डट गयी। उन्होंने तालिबान के आतंकियों को चुनौती दी कि वो महिलाओं के सिर पर गोली मारे, नहीं तो उन्हें आगे जाने दें। उन महिलाओं की हिम्मत के आगे हथियारबंद आतंकी भी कुछ नहीं कर पाए। जैसे ही वो महिलाएं आगे बढ़ीं, तो पीछे खड़ी भीड़ में भी जैसे जान आ गई। वो भी नारे लगाते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद कुछ और आगे जाने पर प्रदर्शनकारियों को रोकने की एक और कोशिश की गई। इस बार तो सभी लोग तालिबान की बंदूकों के आगे डट गए। ना तो तालिबान की धमकी उन्हें रोक पाई और ना ही गोलियों का डर। सीरिया के इदलिब प्रांत में हुई बमबारी से एक महिला और एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर पश्चिमी सीरिया में जहां से हमला हुआ वो इलाका विद्रोहियों का आखिरी मजबूत गढ़ है, जिस पर दोबारा कब्जा जमाने के लिए बशर अल असद की अगुवाई वाली सेना ने एक बार फिर हमले शुरू कर दिए हैं। हालांकि इन हमलों में विद्रोहियों के साथ आम लोगों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हमले के बाद सामने आई तस्वीरों में वहां हर तरफ बर्बादी नजर आई। बमबारी की चपेट में आया एक मकान तो पूरी तरह तबाह हो गया। बताया गया है कि इस मकान में कई लोग मौजूद थे जो मलबे में ही दब गए। जानकारी मिलने पर बचाव दल के लोग भी वहां पहुंचे और फंसे हुए लोगों की तलाश शुरू की। मलबे में एक छोटी बच्ची फंसी थी, जिसे किसी तरह सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। इस हमले में 15 से ज्यादा आम लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भी पहुंचाया गया। स्पेन के दक्षिणी पश्चिमी इलाके के जंगलों में लगी भीषण आग रिहायशी इलाकों के लिए भी खतरा बन गई है। यहां आग लगने की वजह से 600 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बताया जा रहा है कि इन जंगलों में हफ्ते भर पहले आग भड़की थी और देखते ही देखते इसने हजारों एकड़ जंगल को अपनी चपेट में ले लिया।
हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि जंगल की आग रिहायशी इलाके तक पहुँचने लगी। जंगल में लगी इस आग को बुझाने में मालगा प्रांत के सैकड़ों दमकल कर्मी दिन रात जुटे हुए हैं। साथ ही आग बुझाने के काम में कई हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं, क्योंकि जंगल के अंदरूनी हिस्से में दमकल की गाड़ियों का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। खास बात यह है कि आग बुझाने के दौरान लगातार चल रही तेज हवाओं ने हालात को और बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आग से उठ रहा धुएं का गुबार भी जंगल के आसपास के इलाकों में फैलता चला गया और यही वजह रही कि 600 से ज्यादा लोगों को अब तक वहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेजना पड़ा है। 16 श्रृंगार किए भक्ति रस में डूबी इन महिलाओं की ये तस्वीर नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर से आई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को तीज के मौके पर पशुपतिनाथ मंदिर में 50,000 से ज्यादा महिलाएं भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहुंची थी और वहीं पारंपरिक ढंग से उन्होंने हरतालिका तीज भी मनाई। यूं तो तीज पर्व का आयोजन नेपाल में 4 दिनों के लिए होता है, लेकिन सबसे अहम तस्वीर पशुपतिनाथ मंदिर से ही आती है। पिछले साल कोरोना की वजह से भीड़ कम थी, लेकिन इस बार तो ऐसा लगा जैसे 2 साल पुरानी तस्वीरें जीवंत हो उठी हों। आपको बता दें कि शादीशुदा महिलाएं तीज के त्योहार में अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। साथ ही इस उत्सव में वो सफल वैवाहिक जीवन के लिए भी दुआएं मांगती हैं। पानी पर्यो धेरै, अब पहिलो कुरो त पानी पर्यो, अब पानी परेपछि गाह्रो पनि भयो, अब व्हीलचेयरमा धेरै। Tej being one of the most celebrated festivals in Nepal, with all these women clad in their red attire. फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।